हेलो स्टूडेंट, तो अब आज के वीडियो में पढ़ेंगे एंजाइम इनिबिशन के बारे में। ये उतना ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जितना कि हमने एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में पढ़ा था। ये हम किस यूनिट के अंतर्गत पढ़ रहे हैं? यूनिट 5 में एंजाइम टॉपिक दिया हुआ है हमारी बायोकेमिस्ट्री में, उसमें हम एंजाइम इनिबिशन को पढ़ रहे हैं। एंजाइम इनिबिशन का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एंजाइम की कैटालाइटिक प्रॉपर्टी को इनिबिट करती हो उसे हम एंजाइम इनिबिशन बोलते हैं। कोई चीज़ ऐसी जो इस चीज़ को ब्लॉक कर रही है, रोक रही है, प्रिवेंट कर रही है उसकी अपनी कैटालाइटिक एक्टिविटी होने से, उसे हम इनिबिटर बोलते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनिबिटर, अ सब्सटेंस विच बाइंड्स विद द एंजाइम। एक कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि एंजाइम से बाइंड होने पर ब्रिंग अबाउट ए डिक्रीज इन इट्स कैटालाइटिक एक्टिविटी। इसके कारण कि एंजाइम की कैटालाइटिक एक्टिविटी क्या हो? डिक्रीज हो। ऐसे सभी सब्सटेंस को हम इनिबिटर्स बोलते हैं। तो एक्टिवेटर्स भी होते हैं और इनिबिटर्स भी होते हैं। एक्टिवेटर्स क्या करते हैं? एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, कैटालाइटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। इनिबिटर्स मतलब जो कैटालाइटिक एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, जिसके कारण एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट कर पा रहा है इजीली या बिल्कुल भी नहीं। तो इसी को हम इनिबिटर्स बोलते हैं। इनिबिशंस जो हैं या इनिबिटर्स जो हैं वो दो तरीके के हम जनरली क्लासिफाई कर सकते हैं। अलग अलग जगह अलग तरह का क्लासिफिकेशन है, कहीं पे 3 तरह का क्लासिफिकेशन भी है, 4 तरह का क्लासिफिकेशन भी। पर ब्रॉडली एंजाइम इनिबिटर्स जो हैं वो 2 तरीके के होते हैं, रिवर्सिबल इनिबिटर्स और इरिवर्सिबल इनिबिटर्स। तो जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, रिवर्सिबल मतलब जो इजीली रिमूव, वापस जुड़ते, टच मतलब जुड़ना और टूटना जो जिनका आसानी से हो जाता है। इरिवर्सिबल मतलब कि जो कि एक बार जुड़ जाएं एंजाइम से तो वो फिर इजीली एंजाइम से रिमूव नहीं होते। रिवर्सिबल इनिबिशन जो है वो 3 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन और अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। ठीक है, अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन को एलोस्टेरिक इनिबिशन भी बोला जाता है। इन द डिफरेंट अपन यहां पे लिख देते हैं, एलोस्टेरिक इनिबिशन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो रिवर्सिबल इनिबिशन जो है उसको हम 3 तरीके, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे इनिबिशन का, रिवर्सिबल इनिबिशन को समझाना। ठीक, इरिवर्सिबल इनिबिशन जैसे कि हम जानते हैं कि एक बार अगर वो जुड़ जाएगा एंजाइम से इनिबिटर तो वो फिर इजीली रिमूव नहीं होता। इसका एग्जाम्पल, इसका जो टाइप है वो एक और है, वो है सुसाइडल टाइप्स ऑफ इनिबिशन। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिवर्सिबल इनिबिशन से। रिवर्सिबल इनिबिशन क्या है और इसमें किस तरीके से इनिबिशन होता है या किस तरीके से इनिबिटर बिहेव करता है इन द एंजाइम कैटालाइटिक एक्टिविटी। तो रिवर्सिबल इनिबिशन, द इनिबिटर बाइंड्स नॉन कोवेलेंटली। नाउ दिस इज द मेन पॉइंट, नॉन कोवेलेंटली मतलब जब एंजाइम से इनिबिटर बाइंड हो रहा है, जब एंजाइम जो है, मान लीजिए ये एंजाइम है और इससे इनिबिटर जो है वो जाके बाइंड हो रहा है, तो ये नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स फॉर्मेशन हो सकते हैं। तो नॉन कोवेलेंटली, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो वो जब जाके जुड़ जाएगा तो वो बहुत स्ट्रांगली जुड़ जाएगा और वो फिर रिमूव नहीं हो पाएगा। लेकिन रिवर्सिबल इनिबिशन में जो इनिबिटर है वो एंजाइम से नॉन कोवेलेंटली बॉन्ड होता है, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो फिर कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है? तो फिर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो कहलाता है आपका, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडर वॉल फोर्सेस, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, मतलब वीक बॉन्ड्स आर एसोसिएटेड। तो यहाँ पे वीक बॉन्ड्स जो हैं वो बॉन्ड बनाते हैं एंजाइम्स और इनिबिटर के बीच में, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता। सो कैन बी रिवर्स इफ द इनिबिटर इज रिमूव्ड। तो ये रिएक्शन इजीली रिवर्स हो सकती है अगर इनिबिटर उससे रिमूव हो जाएगा, या हम बोलें कि इजीली डिसोसिएट हो जाएगा या इजीली से, आसानी से उसमें से निकल जाएगा। किससे? एंजाइम से। तो ये एंजाइम है, ये इनिबिटर है, तो एंजाइम इनिबिशन इनिबिटर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अगर ये इनिबिटर निकल जाएगा तो एंजाइम वापस से फ्री हो जाएगा और सबस्ट्रेट के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो हमने रिवर्सिबल में ये देखा कि ये
इसमें मेन जो बात है वो क्या है कि ये नॉन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बनाता है। रिवर्सिबल क्या करते हैं, दे आर फॉर्मिंग दी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब इरिवर्सिबल इनहिबिटर जो होते हैं वो एंजाइम के साथ कोवेलेंटली बाइंड हो जाते हैं। कोवेलेंटली बाइंड होने के कारण स्ट्रॉन्ग बॉन्डेशन हो जाता है और वो रिमूव नहीं हो पाते एंजाइम से, जिसके कारण वो कंप्लीटली डिस्टॉर्शन कर देते हैं। तो इस तरीके के इनहिबिटर्स, तो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स क्यों इंपॉर्टेंट है इरिवर्सिबल की तुलना में, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा ड्रग्स के रूप में यूज होता है। ड्रग्स जो अपना मोड ऑफ एक्शन देती है या अपना एक्शन जो देती है वो बहुत तरीके से रिवर्सिबल इनहिबिशन की तरह रहता है। तो एंजाइम को इनहिबिट करके फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी या बायोलॉजिकल एक्टिविटी को जो है वो मॉडिफाई किया जा सकता है और ड्रग्स जो है वो उसके हिसाब से वर्कआउट करती है। ठीक है, तो ये 3 तरीके से हो सकता है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, या जिसको अलेक्स्टोरिक बोलते हैं। तो हम यहाँ पे जो देख रहे हैं अभी हम जनरल कंसिडरेशंस और जनरल पैरामीटर्स देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि कॉम्पिटिटिव मतलब कंपटीशन हो रहा है, 2 लोग रेस लगा रहे हैं, हम कंपटीशन हो रहा है। नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब कोई रेस नहीं है। अनकॉम्पिटिटिव दैट इज विल डिफरेंट फिनोमिना, कभी कॉम्पिटिटिव होगा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब क्या होगा कि 2 चीजें आपस में कंपटीशन कर रही है। कौन सी 2 चीज जो हैं वो आपस में कंपटीशन करेंगी किसी एंजाइम की कैटालाइटिक एक्टिविटी को शो करने के लिए, और वो जो 2 चीजें हैं वो है क्या, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर। कौन कौन सी चीजें हैं, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर। तो एंजाइम के एक ही सबस्ट्रेट साइट पे, एंजाइम के एक ही सबस्ट्रेट साइट पे इनहिबिटर और सबस्ट्रेट दोनों जो हैं वो कंपटीशन करेंगे अटैच होने के लिए कि मैं पहले अटैच हो जाऊंगा, मैं पहले अटैच हो जाऊंगा। जो पहले अटैच हो जाएगा वो अपने हिसाब से एक्शन देगा। अगर इनहिबिटर अटैच हो जाएगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, और अगर सबस्ट्रेट अटैच हो जाएगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो उस एंजाइम की पर्टिकुलर साइट पे अटैच होने के लिए, जिसको हम एक्टिव साइट या सबस्ट्रेट साइट बोलते हैं, ठीक है, एंजाइम की वो साइट जिस पे जाके अटैच होते हैं वो क्या कहलाती है, सबस्ट्रेट साइट या एक्टिव साइट। तो एंजाइम की एक्टिव साइट पे ये दोनों चीजें आपस में लड़ेंगी, कॉम्पीट करेंगी कि मैं पहले अटैच हो जाऊं, मैं पहले अटैच हो। जो पहले अटैच होगा उस हिसाब से एंजाइम रिस्पॉन्स देगा। अगर इनहिबिटर अटैच हो जाएगा तो कोई भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा और रिएक्शन नहीं हो पाएगी। एंजाइम अपनी कैटालाइटिक एक्टिविटी को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। अगर सबस्ट्रेट बाइंड हो जाएगा तो सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और एंजाइम जो है वो फिर से रिलीज हो जाएगा और अपनी कैटालाइटिक एक्टिविटी दिखा पाएगा। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में हम यही पैरामीटर्स जो हैं यहाँ पे समझते हैं कि इस रिएक्शन से हम कैसे पहले। तो सबसे पहली चीज, ये कंपटीशन हो क्यों रहा है, दोनों में कंपटीशन क्यों हो पा रहा है। हमने तो ये बोला था कि एंजाइम की जो सबस्ट्रेट साइट होती है वो स्पेसिफिक इन नेचर होती है। एक पर्टिकुलर टाइप का सबस्ट्रेट ही उस एंजाइम की सबस्ट्रेट साइट पे जाके अटैच हो पाएगा। लेकिन हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि दोनों में कंपटीशन हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ दोनों में सिमिलरिटी है, ठीक है, तभी तो कंपटीशन हो पा रहा है। ठीक, तो इनहिबिटर आर क्लोजली रिजेंबल विद द सबस्ट्रेट। जो इनहिबिटर्स होते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, जो इनहिबिटर्स होते हैं वो बहुत कुछ स्ट्रक्चरली किसकी तरह मिलते हैं, वो स्ट्रक्चरली आर सिमिलर विद दी सबस्ट्रेट। जैसा सबस्ट्रेट होता है वैसे ही इनहिबिटर का भी स्ट्रक्चर होता है। इसका बहुत यूज किया जाता है ड्रग्स के केस में। ठीक है, स्ट्रक्चरली सिमिलर, आप सबस्ट्रेट की तरह आप ड्रग बना लीजिए तो ड्रग जो है वो सबस्ट्रेट की जगह जाके एंजाइम में बाइंड हो जाएगी, फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे देगी। तो इनहिबिटर्स कंपीट्स, तो इनहिबिटर क्या कर रहा है, कंपीट कर रहा है सबस्ट्रेट से, बाइंड द सबस्ट्रेट साइट ऑफ द एंजाइम, रिजल्ट द नो कैटालाइटिक रिएक्शन, जिसके कारण क्या होगा, कोई भी कैटालाइटिक रिएक्शन हमें नहीं मिलेगी। सो एज दिस इनहिबिटर इज स्ट्रक्चरली एनालॉगस, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर एनालॉग, सबस्ट्रेट्स एनालॉग्स भी बोलते हैं। चूंकि इनहिबिटर का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है सबस्ट्रेट के लिए, इसलिए हम उसे सबस्ट्रेट एनालॉगस भी बोलते हैं। सो आल्सो नोन एज द सबस्ट्रेट एनालॉगस। सो एज द इनहिबिटर इज स्ट्रक्चरली एनालॉगस ऑफ द सबस्ट्रेट,
इट्स होल्ड द एक्टिव साइट विच इज नॉट अवेलेबल फॉर द सबस्ट्रेट अटैचमेंट। तो ये क्या करेगा, अगर सब इनिबिटर जो है वो उसी साइड पे जाके जुड़ेगा जहां पे कि सबस्ट्रेट जाके जुड़ता है, और वो अगर जुड़ जाएगा तो सबस्ट्रेट के लिए वो साइट अवेलेबल नहीं होगी। मतलब सबस्ट्रेट की और इनिबिटर की जुड़ने वाली साइट इस कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में सेम है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा व्हेन वी विल एक्सप्लेन दी ग्राफ। ये सभी पैरामीटर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे टू एक्सप्लेन दी कंडीशंस इन द ग्राफ। ठीक है, सो एज द इनिबिटर इज स्ट्रक्चरली एनालॉगस टू द सबस्ट्रेट, इट होल्ड द एक्टिव साइट and which is not available for the substrate attachment. Relative concentration of the substrate and inhibitor, their respective affinity with the enzyme determine the degree of competition. अब ये लाइन ये बता रही है कि इनिबिटर और सबस्ट्रेट में कितना कंपटीशन होगा, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा। तो ये चीज पे दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। पहला है दोनों के कंसंट्रेशन पे, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वो उस ज्यादा इजीली उस साइट तक पहुंच जाएगा। अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इनिबिटर की तुलना में ज्यादा होगा तो सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम की साइट पे जाके, एक्टिव साइट पे जाके जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट बना लेगा। अगर इनिबिटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो वो जाके जुड़ जाएगा और रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इन इनिबिटर्स डिटरमाइन द डिग्री ऑफ कंपटीशन, कितना उनमें कंपटीशन होगा ये उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड होगा, साथ के साथ एफिनिटी पे भी होगा। तो जनरली ये देखा जाता है कि जो इनिबिटर्स ऐसे होते हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स, इनकी एफिनिटी जो है नॉर्मल सबस्ट्रेट से भी कहीं गुना ज्यादा होती है, तो दे आर इजीली बाइंड टू दिस एंजाइम साइट्स। ठीक है, तो एफिनिटी और कंसंट्रेशन के बेस पे डिग्री ऑफ कंपटीशन जो है वो होता है। इनिबिशन कैन बी ओवरकम बाय द इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाइल एक्सप्लेनिंग द ग्राफ। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। जब हम मान लीजिए इनिबिटर जो है वो यहां पे जाके जुड़ गया है, अब हमको इसको रिमूव करना है, तो कैसे रिमूव किया जा सकता है? हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या करें, बढ़ा दें। सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो चूंकि ये रिवर्सिबल इनिबिशन है तो ये क्या होगा, सबस्ट्रेट उस जगह में जाके रिमूव कर देगा इनिबिटर को और खुद जाके अटैच हो जाएगा। ये कब होगा? ओनली व्हेन वी विल इंक्रीज दी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो इसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। मान लीजिए कोई ड्रग आपने कॉम्पिटिटिव इनिबिटर की दी है, वो जाके बाइंड हो गई है, अब आपको उस ड्रग का एक्शन जो है वो रिमूव करना है, हटाना है। हम वो अब ड्रग का एक्शन नहीं चाहते तो हम नॉर्मल सबस्ट्रेट को उसमें देंगे, तो वो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ड्रग उस एंजाइम से हट जाएगी और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस फिर से हमारी बॉडी में होने लग जाएगी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव इनिबिशन इन अवर फार्माकोलॉजिकल वैल्यूज। ठीक है, हमारी ड्रग की वैल्यूज को और ड्रग की एक्शन को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसका हम अब ये सभी पैरामीटर्स आप ध्यान रखिएगा, इसकी फिर हम आगे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो मैंने अभी आपको जैसे बताया कि कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स में जो एंजाइम और इनिबिटर, जो सबस्ट्रेट और इनिबिटर्स होते हैं वो एंजाइम की सेम पोजीशन पे ही या सेम साइट पे जाके ही अटैच होते हैं। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं? तो मैं आपको बोल रहा था इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है फार्माकोलॉजिकली, ड्रग्स के ट्रीटमेंट, ड्रग्स के मोड ऑफ एक्शन में। तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिए, जैसे कि एंजाइम जो है वो क्या है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। क्या एंजाइम का नाम है? डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। इसका नेचुरल सबस्ट्रेट जो है वो क्या है? डाईहाइड्रोफोलिक एसिड। इससे क्या किया जाता है? इट इज यूज्ड फॉर द प्यूरिन एंड पिरिमिडिन सिंथेसिस। प्यूरिन एंड पिरिमिडिन सिंथेसिस क्या है? दे आर दी बेसेस। ठीक है, नाइट्रोजिनस बेसेस हैं जो कि हमारे डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं। तो इसके लिए एक ड्रग है जो कि इसको रिजेंबल करती है, दैट इज मिथोट्रेक्सेट। तो मिथोट्रेक्सेट क्या करता है कि वो इस पे जाके कॉम्पिटिटिवली बाइंड हो जाता है और इनिबिट कर देता है प्यूरिन एंड पिरिमिडिन सिंथेसिस को, दैट विल बी यूज इन दी कैंसर। क्योंकि कैंसर में पिरिमिडिन जो सेल का जो ग्रोथ है वो काफ़ी आप यूँ बोल सकते हैं फास्ट होता है और अनकंट्रोल्ड होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए मिथोट्रेक्सेट ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस इज तो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड और मिथोट्रेक्सेट बोथ आर दी कॉम्पिटिटिव
इनिबिशन देते हैं। ठीक है, ये कंपटीशन करते हैं इस एंजाइम पे बाइंड होने के लिए। तो मेथोट्रेक्सेट क्योंकि इसकी एफिनिटी ज़्यादा है इस डायहाइड्रोफोलिक एसिड की तुलना में, ठीक है, यह है इनिबिशन, यह है नेचुरल सबस्ट्रेट, फिर भी इस इनिबिटर की एफिनिटी इस एंजाइम के लिए इस नेचुरल सबस्ट्रेट की तुलना में बहुत ज़्यादा है, तकरीबन ये आप मान के चलिए 100 टाइम्स मोर एफिनिटी। तो ये स्मॉल कंसंट्रेशन में भी इसको ऑक्यूपाई कर लेता है और अपना इफेक्ट देता है। दूसरा एंजाइम है दैट इज एसिटाइल कोलिन एस्टीरेज। इसका नॉर्मल सबस्ट्रेट जो है वो क्या है, एसिटाइल कोलिन। क्या है, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, इसके लिए हम इनिबिटर जो यूज करते हैं दैट इज सक्सिलिन कोलिन यूज्ड इन द मसल रिलैक्सेंट। तो मसल्स को रिलैक्स करने के लिए जनरली ऑपरेशन थिएटर्स में जो है इसका जनरली यूज किया जाता है। जेंथिन ऑक्सीडेज, दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ द एंजाइम। इसका नेचुरल जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, हाइपोजेंथिन, और इसका इनिबिटर क्या है, एलोप्यूरिनॉल। ये किस में यूज होता है, दैट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द गाउट। तो एलोप्यूरिनॉल क्या है, इसकी एफिनिटी भी जो है वो जेंथिन ऑक्सीडेज पे हाइपोजेंथिन की तुलना में ज़्यादा है। तो ये एलोप्यूरिनॉल जो है ये जेंथिन ऑक्सीडेज को डिक्रीज कर देगा, जिसके कारण कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड जो है वो कम हो जाएगा और गाउट के ट्रीटमेंट में ये यूजफुल होगा। ठीक है, अगर हमको वापस से ये चीज करना है तो हम अगेन इनका कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए आप। तो हमने यहाँ पे यही लिखा है, इनिबिशन कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए, इनिबिशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ एंजाइम। तो ये क्या करता है, इथेनॉल जो है वो इस अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज पे बाइंड होता है और अपने करस्पॉन्डिंग मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है और एक्सक्रीट हो जाता है। अब क्या होता है, जब मिथेनॉल पॉइजनिंग होती है तो मिथेनॉल जो है वो इस अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज पे बाइंड हो जाता है और उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करता है। मिथेनॉल जो है, जो कि हम जानते हैं कि वो ज़्यादा हार्मफुल होता है देन दी इथेनॉल। तो मिथेनॉल जो है वो अपना पॉइजनिंग इफेक्ट देता है। तो इन द ट्रीटमेंट ऑफ द मिथेनॉल पॉइजनिंग, इथेनॉल जो है वो फिर से हम इसको करते हैं कि इनिबिशन कैन बी ओवरकम बाय दी इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो मिथेनॉल का कंसंट्रेशन, अल्कोहलिक कंटेंट दूसरे कंपोनेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाया जाता है और इन द मिथेनॉल की पॉइजनिंग में यूज होता है। इसका और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेस। सक्सिनेटेड डिहाइड्रोजिनेस कहाँ यूज होता है, वो सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करता है इन द क्रेब साइकिल। हम आने वाले उसमें देखेंगे। तो वो सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक को जो है वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट करता है, लेकिन मेलोनेट जो है वो एक कॉम्पिटिटिव इनिबिटर हो जाता है। ठीक है, तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस का कॉम्पिटिटिव, देयर आर द नंबर ऑफ एग्जांपल्स। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसलिए कॉम्पिटिटिव इनिबिटर जो है सभी तरह की इनिबिशन, स्पेशली रिवर्सिबल इनिबिशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, इस ओवरऑल इनिबिशन में जो Km वैल्यू होती है, अब हम आ जाते हैं ग्राफ वाली उस चीज पे, जो Km वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती है और Vmax वैल्यू जो है वो अनचेंज होती है। अब आप पूरा ध्यान रखिएगा, जितना भी इनिबिशन हम पढ़ेंगे इस पूरे ड्यूरेशन में, उनमें हम इन दो वैल्यू के बारे में ज्यादातर पढ़ेंगे कि Km वैल्यू पे क्या असर पड़ा और Vmax वैल्यू पे क्या असर पड़ा। ठीक है, Km वैल्यू से तो हमको एंजाइम काइनेटिक्स समझना है ना, तो हम Km वैल्यू और Vmax वैल्यू से ही पता लगा सकते हैं। तो Km वैल्यू इंक्रीज होगी इन द केस ऑफ द कॉम्पिटिटिव इनिबिशन और Vmax वैल्यू जो है वो अनचेंज रहेगी, वो वैसी की वैसी रहेगी। तो हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं ग्राफ। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में किस तरीके के ग्राफ जो है हमको बनाने हैं और उनको हम किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो हमने अभी देख लिए कि कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स में किस तरीके का बिहेवियर होता है, इनिबिटर्स का, सबस्ट्रेट का और एंजाइम का। हमने बहुत 4-5 एग्जाम्पल लिए और हमने लास्ट में ये देखा कि इस पूरे कॉम्पिटिटिव इनिबिशन रिएक्शन में जो Km की वैल्यू है वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। Km की वैल्यू इंक्रीज होती है और Vmax की वैल्यू जो है वो अनस्टेंड रहती है। ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए हमको दोनों ग्राफ समझने पड़ेंगे और वो प्रोसेस समझनी पड़ेगी जो कि इसमें हो रही है। तो हम यहाँ पे प्रोसेस समझते हैं। थोड़ा सा आप जूम करके भी देख सकते हैं अपने वीडियो को, तो आपको ये दिखेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये क्या हो रहा है आप ये समझिएगा कि ये एंजाइम है
और एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो रहा है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहा है। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो रहा है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है फिर फर्दर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ एंजाइम। ये जो हमने जो कि माइकलिस मेंटन और एंजाइम काइनेटिक्स में पढ़ा वो, तो इस केस में ये जो रिएक्शन होगी, ऐसी रिएक्शन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, इसका जो ग्राफ आएगा वो इसमें ये ब्लैक कलर का है और इसमें जो ये ग्राफ है ये सबस्ट्रेट वाला ये ब्लू कलर का है। तो ये वाला ग्राफ जो है वो माइकलिस मेंटन इक्वेशन, माइकलिस मेंटन प्लॉट है और ये वाला ग्राफ जो है वो लीन-वीवर-ब्रुक वाला प्लॉट है। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि क्यों इन द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, क्यों ये जो Km की वैल्यू इंक्रीज हुई और क्यों Vmax जो है वो चेंज नहीं हुआ। Km की वैल्यू तो इंक्रीज हो गई लेकिन Vmax जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ, इसकी प्रोसेस समझने के लिए हम यहां देखते हैं कि जो एंजाइम है वो, अब ये वो एंजाइम जो कि सबस्ट्रेट से बाइंड हुआ था, ये क्या करेगा, ये इनहिबिटर से बाइंड होगा और एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये वैसे ही कॉम्प्लेक्स है जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब हमने यहां पे प्रॉपर्टीज में एक बात लिखी थी, द इनहिबिशन कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो मान लीजिए कि जो एंजाइम इनहिबिटर से बाइंड हो गए हैं, अगर हमको उसकी वेलोसिटी को वापस से अचीव करना है, ठीक है, क्योंकि ये रिवर्सिबल इनहिबिशन है, ये ध्यान रखिएगा, रिवर्सिबल इनहिबिशन है, तो जो इनहिबिटर बाइंड हुआ है वो वापस से रिमूव भी हो सकता है। तो यहां पे जैसे ही हम कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो बढ़ाएंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की कि जब, क्योंकि दोनों एक ही जगह बाइंड हो रहे हैं, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर जो हैं वो सेम प्लेस पे बाइंड हो रहे हैं एंजाइम के, वही सबस्ट्रेट साइट दोनों के लिए एक ही है। ठीक है, तो जब हम एंजाइम और इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाने के बाद जब हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो सबस्ट्रेट क्या करेगा, इट विल रिप्लेस दिस इनहिबिटर को रिप्लेस करेगा और वापस से सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो फिर से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इस पूरे केस को समझने में हमको ये समझना है कि Km की वैल्यू क्यों इंक्रीज हो गई और Vmax जो है वो चेंज क्यों नहीं हुआ। तो यहां पे हम समझते हैं Vmax चेंज क्यों नहीं हुआ, बिकॉज इनहिबिटर बाइंड्स टू द सेम एक्टिव साइट एज द सबस्ट्रेट। ये तो हम बोल ही रहे हैं कि इनहिबिटर उसी जगह पे जाके जुड़ा है एंजाइम में जहां पे कि सबस्ट्रेट जुड़ता है, एंड इट कैन बी रिप्लेस बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो हम इस इनहिबिटर को रिमूव कर सकते हैं, इट इज कैपेबल और वी कैन डू इट बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन so that at the sufficient high concentration, तो जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू द इनहिबिटर, द रिएक्शन वेलोसिटी विल रीचेस टू इट्स मैक्सिमम। तो हम यहां पे यही बोल रहे हैं कि ये जो ग्राफ आया है रेड कलर का, ये तभी आएगा, ये अपने Vmax पे तभी पहुंचेगा जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो नॉर्मल में तो ऐसा रहेगा, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होगा तो ये रेड कलर का कर्व तभी बनेगा जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होगा। सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण जो Km की वैल्यू है वो क्या हो गई, वो भी ज्यादा हो गई, क्योंकि हमने अभी इससे पहले यहां पे हमने देखा था कि Km वैल्यू क्या है, सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन है जो कि Vmax/2 पे हमको मिलता है। तो Vmax/2 भी वही रहेगा, लेकिन चूंकि ये हायर कंसंट्रेशन पे मिल रहा है, ये Vmax/2 हमको कब अचीव हुआ, जब हमने सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाया। अगर हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाते तो ये अनरिएक्टिव फॉर्म में ही रह जाता। तो जब हमने सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाया तो वेलोसिटी जो है वो वापस से अपने मैक्सिमम लेवल पे आ गई और हमको Vmax वही मिलेगा
जो इसलिए वी मैक्स चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि जब हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाया तो अल्टीमेटली इट अचीव द सेम वेलोसिटी। ठीक है, वो वापस से उसी वेलोसिटी को अचीव कर लिया, इसलिए वी मैक्स बाई 2 भी चेंज हो गया। लेकिन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा तो इसके कारण जो है वो Km की वैल्यू इंक्रीज हुई। तो Km की वैल्यू क्यों इंक्रीज हुई वो भी हमने यहां पे मेंशन किया है। सो एट दिस एज द एक्टिव साइड्स आर ऑक्यूपाइड द इनहिबिटर इन द लार्ज अमाउंट ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है, एंड इज नीडेड टू अचीव द एंजाइमेटिक एक्टिविटी बाय enzymatic reaction rate of reaction or velocity by the Vmax. This means that the concentration increase in the concentration is needed to achieve the Vmax by 2. ठीक है, जब तक हम कंसंट्रेशन को नहीं बढ़ाएंगे सबस्ट्रेट को तब तक हमको Vmax जो है वो नॉर्मल वैल्यू तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इस रिएक्शन से हमको ये कंफर्म हो जाता है कि जब हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तभी हमको ये Vmax की वैल्यू मिलेगी, और जब हम Vmax अचीव करने जाएंगे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा के तो ऑटोमेटिकली हमारी Km की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब हम समझ लेते हैं लीन-वीवर-ब्रुक इक्वेशन या लीन-वीवर-ब्रुक जो हमारा लीन-वीवर-ब्रुक प्लॉट है उसको। तो हमने यहाँ पे देखा कि Km की वैल्यू क्यों बढ़ गई। तो इसमें जब Km की वैल्यू, चूंकि ये माइनस वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे Km की वैल्यू जो है वो इस जीरो वैल्यू के पास में आएगी। ये जीरो वाला पॉइंट है, तो अगर Km की वैल्यू बढ़ेगी तो ये इस तरफ खसकेगी। ठीक है, Vmax जो है चूंकि अनचेंज्ड है तो वो पॉइंट जो है वो y इंटरसेप्ट पे या y एक्सिस पे जो है वो इंटरसेप्ट जो है वो सेम रहेगा। लेकिन वीन-बोयर इक्वेशन में हम ये देख रहे हैं कि ये जो इनिबिशन का जो प्लॉट है ये थोड़ा सा, इसका जो स्लोप है ये जो ऐसा होना चाहिए था ये थोड़ा सा ऐसा हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है इसका कारण भी हम देखते हैं। अब इसका कारण देखने के लिए हमको इसकी इक्वेशन देखनी पड़ेगी। तो लीन-वीवर-ब्रुक इक्वेशन जो है वो डबल रेसिप्रोकल इक्वेशन है ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो 1/V0 Km अपॉन Vmax इंटू 1/, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस 1/Vmax। तो यहां पे हम ये देखते हैं कि जब हमारा Km की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इस कांस्टेंट, ये स्लोप है, ये क्या है, ये स्लोप है। स्लोप क्या है, ये डिक्लाइन बता रहा है कि वो जो लाइन है वो कितनी हाइट पे कैसे डिक्लाइन होगी। ठीक है, तो ये स्लोप है। तो Km की वैल्यू अगर बढ़ेगी और Vmax की वैल्यू जो है वो अनचेंज्ड रहेगी तो इस प्रोपोर्शनल वैल्यू, इसका जो रेशो है वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। जब रेशो बढ़ेगा तो इट विल गोज टू दी हायर साइड। तो इसलिए ये जो हमको स्लोप थोड़ा सा बढ़ा हुआ, जो सबस्ट्रेट का और इनिबिशन में जो हमको स्लोप में डिफरेंस दिख रहा है, उसका कारण क्या है कि Km की वैल्यू तो बढ़ी लेकिन Vmax की वैल्यू जो है वो अनचेंज्ड है। तो इसके कारण ये जो इक्वेशन का जो रेशो है ये बढ़ जाएगा। अगर इक्वेशन का रेशो जो ये क्या बताता है, ये स्लोप बता रहा है, इसलिए इसका जो डिक्लाइन है वो थोड़ा सा इनिबिशन का जो है वो अपने नॉर्मल उससे जो है थोड़ा सा उसका स्लोप जो है वो डिफरेंट आएगा। तो दिस इज द ओवरऑल अबाउट द कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। हम यहाँ पे से समझ चुके हैं कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है, किस तरीके से ये चीज होती है, क्या एग्जांपल्स थे और किस तरीके के ग्राफ प्लॉट होते हैं, और इस ग्राफ प्लॉट में और इस कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में Vmax की वैल्यू और Km की वैल्यू में क्या चेंजेस होते हैं। अब हम देखेंगे कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है।